आप सभी का मैथ हब खाबा में हार्दिक स्वागत है। आज महाशिवरात्रि 2022 का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर आप सभी छात्रों को साथ ही शिव भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि जगत के समस्त प्राणियों को सद्बुद्धि दें ताकि जगत के सभी प्राणी अपने जाति में मिलकर एवं धर्म का पालन करें। तो आज हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है रियल नंबर, क्लास 10 का रियल नंबर वास्तविक संख्या। इसमें ऑब्जेक्टिव्स को हम 25 ऑब्जेक्टिव्स को लिए हैं, जिसे कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूं। इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें भी 25 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लिए थे, जिसे अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखें तो एक बार अवश्य देखें। और एक वीडियो और बनेगा, फिर रियल नंबर पर सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, यदि ए और बी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि ए लेस देन बी हो तो ए प्लस बी बटा 2 होगा। यानी ए और बी दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसमें ए छोटा है बी से, तो ए प्लस बी बटा 2 कैसा संख्या होगा ये पूछा जा रहा है। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ये परिमेय संख्या, ये दो चार ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए हम इसको आप लोगों को बना के दिखाते हैं। आप कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 3 जोड़ 5 ले लेते हैं और बटा 2। अब देखिए 3 5 से छोटा है, यहाँ पर क्या लिखा है ए जोड़ बी बटा 2। ए छोटा है बी से, 3 5 से छोटा है और उसमें 2 से भाग लग रहा है, तो 3 5 कितना होता है 8 होता है। 8 में हम 2 से भाग लगाते हैं 4 होता है। 4 हमारा कैसा संख्या है, सम संख्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सम संख्या होगा। अन्य उदाहरण को भी हम लेके दिखाते हैं, जैसे 9 और 11 को ले लेते हैं। 9 11, तो 9 जोड़ 11 और बटा 2 कर देते हैं, तो 11 9 कितना होता है 20। 20 में बटा 2 करते हैं तो 20 में 2 से भाग लगता है 10, और 10 कैसा संख्या है, तो सम संख्या है। तो ये हमारा यानी कि ऑप्शन सम संख्या होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए 23 बटा 2 पर पावर 2 5 पर पावर 3। तो शांत अशांत का आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ। शांत संख्या कब होता है, शांत जब होता है जब उसके हर में केवल 2 का घात हो, हर में केवल 5 का घात हो, या हर में 2 और 5 दोनों के घात में हो। जैसे 2 पर पावर 5 है और 5 पर पावर 3 है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि केवल 2 रहेगा हर में तो शांत होगा, केवल 5 का रहेगा गुणनखंड तो शांत रहेगा, 2 और 5 दोनों रहेगा, या 2 के घात में कुछ रहेगा 5 के घात पर कुछ रहेगा, तो यही शांत होता है। और अशांत का क्या नियम है, 2 और 5 के अलावा यानी कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 हो गया तो ये अशांत हो जाएगा। 2 पर पावर 5 पर पावर 2 और फिर 3 पर पावर 2 हो गया तो अशांत हो जाएगा। यानी 2 और 5 भी रहेगा, लेकिन इसके अलावा 3 रहेगा। जैसे पावर देते हैं कुछ भी पावर नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 2 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या रहता है तो वह अशांत हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसको चेक करके। नंबर 2 हमारा क्या है, तो 23 बटा 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 3 है, तो ये तो शांत है कि 2 और 5 दोनों है। अब हम देखते हैं 17 बटा 40, तो 17 का तो 17 ही हो जाएगा, और 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, तो यहाँ पर 2 और 5 है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हमारा सी ऑप्शन क्या है, 77 बटा 210 है, तो 77 और बटा 210 है, तो 77 का गुणनखंड 11 गुना 7 11 सते 77, और 210 का
अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 तिया 6, 6 6 पंचे 30 और 30 गुना 7 221 210 होता है। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 7 करेंगे 210 हो जाएगा। 7 और 7 हम कटा देंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा एक 3 भी संख्या है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक 3 भी संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। तो हमारा सी ऑप्शन जो है अशांत होगा। नंबर 2 का, एक में तो कोई है नहीं, एक का आंसर क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। 2 का क्या होगा, सी होगा। सी में क्या है, 70/210। अब हम चलते हैं 3 नंबर। यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 3, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी में आर बराबर 0 हो, तो एस सी एफ ऑफ ए बी का मान होगा। देखिए यहाँ पर ये विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो इसमें क्या कहता है, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि इसका जब एचसीएफ निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ जब निकाला जाता है तो भाजक जो होता है, कब, जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है वही मौसो होता है। तो यहाँ पर भाजक क्या है, ए बराबर हमारा भाज्य है, ए बराबर क्या है, भाज्य है। बी बराबर क्या है, भाजक है। बी को हम लोग भाजक कहते हैं, और क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और आर को हम लोग क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भाज्य बराबर ए बराबर जो लिखा है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, इसका मतलब क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि यदि आर का मान 0 हो जाता है, आर का मान 0 होता है तो अभीष्ट भाजक जो होता है, अभीष्ट भाजक मोसो होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब भाजक क्या है, तो बी है। भाजक इसका क्या है, बी को हम लोग भाजक कहते हैं। यहाँ पर ए बराबर बी क्यू जोड़ आर के रूप में लिखा हुआ है, तो हमारा बी जो है वही होगा मोसो। इसका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देख सकते हैं बी में ऑप्शन, बी में ही ऑप्शन बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा और इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 2 + √2 है, 2 + √2 है, एक परिमेय एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पर देखिए इसके कॉन्सेप्ट को हम बताने जा रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को आप जानिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय, ये हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर हमेशा अपरिमेय होता है, ये कभी परिमेय हो नहीं सकता, हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय जोड़ अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। उदाहरण हम लेते हैं 2 जोड़ √3, 3 जोड़ √2, 5 जोड़ √2, 6 जोड़ √3, ये अनेकों उदाहरण है। तो परिमेय में जब हम अपरिमेय जोड़ते हैं तो हमेशा ये अपरिमेय होता है, कभी भी ये परिमेय नहीं हो सकता है, अनेकों उदाहरण है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 3 - √3, 3 - √3। तो देखिए इसका फिर कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। परिमेय में जब अपरिमेय घटता है, इसका कॉन्सेप्ट है परिमेय घटा अपरिमेय, परिमेय घटा अपरिमेय, तो ये हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय। ये बात आप लोगों को याद रखना है, परिमेय में जब अपरिमेय घटाते हैं तो ये हमेशा अपरिमेय होता है। और इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो है बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे उदाहरण लेते हैं 3 - √2, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों के बीच में माइनस है, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। 2 - √3, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, हमेशा ये अपरिमेय होगा। 3 - √5, ये हमेशा अपरिमेय होगा। 6 - √7, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। यानी परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ते हैं तो भी, परिमेय में अपरिमेय को घटाते हैं तो भी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये सब हमारा कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन क्या होगा, बी, बी ऑप्शन क्या है, अपरिमेय। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या।
5 नंबर का b अपरिमेय संख्या होगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में 7√5 है, 7√5 है। चलिए तो इसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। अभी क्या है 7√5, 7√5 यानी कि परिमेय गुना अपरिमेय। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय। यह हमेशा सदैव सदैव ये अपरिमेय संख्या होता है, यह कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो परिमेय गुना अपरिमेय। चलिए उदाहरण लीजिए, 7 गुना √5 तो हो जाएगा 7√5, 2 गुना √3 तो हो जाएगा 2√3। अनेकों उदाहरण है, 2 गुना √3 2√3, 3 गुना √2 तो क्या होता है 3√2, 5 गुना √7 तो क्या होता है 5√7, 5√7। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरिमेय। इसका यही कॉन्सेप्ट है कि परिमेय संख्या में जब किसी अपरिमेय संख्या को गुना किया जाता है तो हमेशा सदैव जो है अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसी प्रकार से 7√5 एक ऐसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन 6 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 1/√2 है, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए 1/√2 की बात किया जा रहा है, तो अब परिमेय में जब अपरिमेय से भागा लगता है, अगला स्टार हम देखते हैं, परिमेय बटा अपरिमेय, परिमेय बटा अपरिमेय, ये हमेशा बराबर हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय। तो जैसे अब देखते हैं, जैसे 1/√2, 1/√3, 2/√5, 6/√7। तो ये सब कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय में जब हम अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय से भागा लगा रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, 7 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिमेय संख्या। तो 7 में क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, √5, √5 हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले प्रूव कर चुके हैं, ये अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय संख्या है, √5 क्वेश्चन का आंसर नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 3√3 अभी तुरंत बताएं, जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो हमेशा ही अपरिमेय होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय होगा। तो 9 नंबर भी ऑप्शन नंबर बी, और ये कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। 10 में भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 3√2, यहाँ पर 3 जो है परिमेय संख्या, √2 कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय में अपरिमेय से गुना किया जा रहा है, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो डी में क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्न में π/2 क्या है। तो अब देखिए, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, पाई का मान जो होता है 22/7 उसे परिमेय माना गया है, लेकिन यहाँ पर पाई को अपरिमेय माना गया। तो अब यहाँ पर है π/2 है, π/2 है। तो अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से भाग लगता है तो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग लगता है। चूंकि इसका भी एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अपरिमेय, अपरिमेय भागा परिमेय, अपरिमेय भागा अपरिमेय भागा परिमेय। तो ये हमेशा जो है सदैव जो है अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण तो ये हो गया π/2, और लेते हैं √3/2, और लेते हैं √5/3, और लेते हैं √6/3, और लेते हैं √7/5। ये सब जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भागा लग रहा है, तो ये हमेशा जो है अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर रूट जो पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई में 2 से भाग लग रहा है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या होगा।
इसलिए π/2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। π/2 यदि 2π भी दिया हुआ रहे, π+2 दिया हुआ रहे, π-2 यानी कि पाई में कोई चीज़ जोड़ा रहे, घटा रहे, गुना रहे, भाग रहे, तो भी ये अपरिमेय संख्या होता है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान हो कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर हो तो आर का मान होता है ए लेस इक्वल आर लेस देन बी, लेस इक्वल आर लेस इक्वल बी, 0 लेस देन आर लेस इक्वल बी, 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी, 0 ग्रेटर इक्वल आर ग्रेटर देन बी। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। इसका मतलब क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हमेशा यहाँ पर शेषफल की बात किया जा रहा है। तो शेषफल क्या होता है, तो हम एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, आप तुरंत इसको समझ जाएंगे। मान लिया जाए हम कोई संख्या 5 लेते हैं, 5 में हम 1 से भागा लगाते हैं, तो 1 से हम भागा लगाते हैं तो 1 5 बार में ये कट जाता है। अब देखिए इसी 5 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, हमारा शेषफल 1 बच जाता है। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 बचता है। 1 से 5 में भाग लगाते हैं, 1 पंचे 5, 0 बचता है। जब हम उसी 5 में 2 से भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल 1 बचता है। उसी 5 में जब हम 3 से भाग लगाते हैं तो 3 एका 3, शेषफल 2 बचता है। उसी 5 में हम 4 से जब हम भाग लगाते हैं तो 4 एका 4, 1 शेषफल बचता है। और उसी 5 में हम फिर 5 से भाग लगाते हैं तो 5 से जब भाग लगाते हैं तो 5 एका 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 में यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल जो हम आपको समझाने जा रहे थे ये गलत हो गया। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया जाए कोई भी उदाहरण लेते हैं, जैसे भाजक ले लेते हैं, भाज्य ले लेते हैं। हम भाज्य को ही हम 5 लेते हैं और भाजक को हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा भागफल क्या आता है। तब यहाँ पर देखिए कि 3 से हमको भाग देना है, 3 से भाग देना है तो 5 में भाग देना है। तो 3 से भाग देंगे 5 में तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 एका 3, तो हमारा शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है। तो जब हम यहाँ पर तो एक ही संख्या हम ले रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 से हम किसी भी संख्या में, दुनिया के किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो हमारे पास क्या क्या शेषफल आता है, ये हमें कॉन्सेप्ट बताना है। तो 3 से हम पहले 3 में भाग देते हैं तो 3 एका 3, शेषफल बचता है 0। ये हमें बताना था, भूल हो गई। 3 से भाग देना है 4 में तो 3 एका 3, तो शेषफल कितना बचता है, 1। अब 3 से हम 5 में भाग देते हैं, 3 से 5 में भाग देते हैं, 3 एका 3, हाथ बचता है 2। और फिर 3 से 3 में 4 में 5, हाँ। अब 3 से हम 6 में भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचता है, 0। 3 से हम 7 में भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, शेषफल बचता है 1। 3 से हम 8 में भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, शेषफल बचता है 2। 3 से हम 9 में भाग देते हैं तो 3 तिया 9, शेषफल बचता है 0। 10 में भाग देते हैं 3 से तो 3 तिया 9, शेषफल 1 बचता है। 11 में हम 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, शेषफल 2 बचता है। अब आप देखिए कि शेषफल क्या क्या बचा। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि शेषफल क्या क्या बचा। 3 से हम भाग दे रहे हैं तो 0 शेषफल बचा, इसमें देखिए 1 शेषफल बचा, इसमें देखिए 2 शेषफल बचा, फिर इसमें देखिए 0 शेषफल बचा, फिर यहाँ पर आप देखिए 1 शेषफल बचा, फिर यहाँ पर चलिए 2 शेषफल बचा, फिर यहाँ चलिए 0 शेषफल बचा, फिर यहाँ चलिए 1 शेषफल बचा, फिर यहाँ चलिए 2 शेषफल बचा। तब इस तरह से आप आगे बढ़ के भी देख सकते हैं। आप कितनों आगे चले जाइएगा, 3 से जब आप भागा लगाइएगा, किसी भी दुनिया की किसी भी संख्या में भाग लगाइएगा तो आपको 3 ही शेषफल मिलेगा, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। कि इससे क्या साबित होता है कि भाजक जो होता है, शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। और कहाँ तक छोटा होता है, 0 तक छोटा होता है। जैसे यहाँ पर भाजक 3 था तो शेषफल क्या क्या आया, 3 से छोटा 2 1
और कहाँ तक आया, 0 तक आया। तो यही इसका नियम है कि जब मान लिया जाए आपका भाजक 4 होगा, भाजक जब 4 होगा तो शेषफल आपका क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। जब भाजक 5 होगा, जब भाजक 5 होगा तो शेषफल क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। यानी 0 से स्टार्टिंग होगा और जितना भाजक होगा उससे 1 कम होगा, उससे 1 कम होगा। तो यही बात इस हिसाब में पूछा गया है, आर का मान पूछा गया है। तो आर का मान यानी शेषफल जो होगा वो क्या होगा, आर का मान होगा 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी होगा। इसको आप उल्टा के पढ़िए, जैसे इसको हम लिखेंगे 0 लेस इक्वल आर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर ग्रेटर इक्वल 0। और फिर यहाँ से आप चलिए तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, आर लेस देन बी। यानी आर का मान जब भी होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और फिर आर का मान 20 से छोटा होता है। यही ऑप्शन होगा इसका, यानी 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी, 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, फिर से लिख देते हैं 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी, ये हमारा ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन जो है उल्टा के आप लिखिएगा 0 लेस इक्वल आर इतना सा, फिर आर लेस देन बी। तो इसको उल्टाइएगा तो आर ग्रेटर इक्वल 0 और आर लेस देन, यानी आर का मान 0 के बराबर या बड़ा, आर का मान बी से छोटा होगा। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 12। 12 का क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। तो लिख देते हैं यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या लिखा है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक निम्न रूप का होता है, तो टुक्यू रूप का होता है। अब जैसे कोई भी सम संख्या है तो 2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना 2 बराबर 4, 2 गुना 3 बराबर 6, 2 गुना 4। अब 2 में किसी भी पूर्णांक से आप गुना करते हैं तो वो जो है सम ही होगा। जैसे किसी भी धनात्मक पूर्णांक से आप गुना करते हैं तो ये सम ही होगा, तो इसलिए जो है 2q के रूप में होगा। किस रूप में होगा, 2q रूप का होगा। यहाँ q जो है एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि वास्तविक संख्या, क्वेश्चन नंबर 14 अगले वीडियो में इस तरह का हिसाब हम बता चुके हैं। ये वास्तविक संख्या 5 4 पर आवर्त दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 4 घटा 0, यहाँ पर दशमलव के इधर कुछ नहीं है तो 0, और बटा दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक है और दोनों पर आवर्त लगा है तो 99 होगा, यानी 54 बटा 99 होगा। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है इतना नहीं है, तो इसको कटाने का प्रयास करेंगे। 9 छक्का 54 और 9 से 11 बार में कट जाएगा, यानी 6 बटा 11। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है, तो इसका क्वेश्चन का अभी तुरंत बताएं। सम पूर्णांक जो है टुक्की होता है, तो विषम पूर्णांक उसमें 1 जोड़ दीजिए। जैसे 2 में 1, अब सम में 1 जोड़ते हैं तो वो विषम होता है, सम में 1 जोड़ने के बाद हमेशा जो है वो विषम पूर्णांक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 81 और 237। क्वेश्चन नंबर 16, 81 और 237, इसका पूछा जा रहा मौसो। तो 81 का मौसो क्या होता है, तो हम देखते हैं 81 का मौसो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। और फिर 237 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 79 होता है। अब दोनों में जो मिल रहा है वही मौसो होता है। अब इसको करके देख सकते हैं, तो मौसो इसका क्या होगा, 3। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया हुआ, ए 3 5 7 11, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी दो अभाज्य संख्या हो तो रूट ए जोड़ रूट बी, रूट ए जोड़ रूट बी होगी, रूट ए जोड़ रूट बी। तो देखिए अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर आप कोई भी उदाहरण लेके आप देख सकते हैं। जैसे दिया है रूट ए जोड़ रूट बी, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अभाज्य संख्या है तो √2 √3 ले लेंगे, ये कैसा संख्या है। अपरिमेय √3 √5 ले लेंगे, ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 जोड़ √11 ले लेंगे, ये कैसा संख्या है, अपरिमेय। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा,
अपरिमेय संख्या होगा। जब ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों रूट के अंदर है तो उसका कभी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, दो संख्या 100 और 190 के मोसो और लोसो का गुणनफल है, तो मोसो और लोसो, मोसो गुना लोसो, मोसो गुना लोसो बराबर क्या होता है, युग्म का गुणनफल, युग्म का गुणनफल। युग्म तो दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 100 और 190 दिया है, तो 190 पर डबल जीरो हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं 100 और 190 है, 100 दो संख्या 100 और 190 है, तो 100 और 190 को गुना कर दिया, वही 900 और 900 के गुणनफल के बराबर हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 19,000, ऑप्शन नंबर डी होगा 19,000। अब 18 नंबर के बाद है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है, 915 है, तो 900 क्या होगा, तो हम लोग सूत्र पढ़ लिए, 900 बराबर क्या होता है, 900 बराबर युग्म का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, युग्म का गुणनफल और बटा क्या होता है, 900 बटा 900। तो दो संख्या दिया हुआ है, यदि दो संख्या का गुणनफल 1200 है तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और 900 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 8 20 से ये 120 कट गया, एक जीरो इधर है तो एक जीरो बैठा दीजिए, तो 80 हमारा आंसर होगा, 900 यानी 80 होगा। अब ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है, 19 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलसीएम 2691, यदि एलसीएम 2691 182 है तो एचसीएफ ऑफ 2691 क्या होगा। तो अब देखिए सेम अभी इसी तरह का हिसाब बन चुका है, एलसीएम 2691 बराबर 182 दिया है, तो एलसीएम दिया हुआ एचसीएफ निकालने कहता है, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, युग्म का गुणनफल, उतना नहीं लिखेंगे अब 26 गुना 91 और एलसीएम से भाग दे देंगे, एलसीएम हमारा कितना है 182, 91 दूनी और 2 13, तो यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 13, आंसर हो जाएगा। अब बस 20 नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं, 20 का ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तब देखते हैं हम यहाँ पर 1/11, 11 तो अभाज्य, ये 11 जो है 2 3 5 हम लिखे हैं, 2 5 केवल 2 केवल 5 केवल 2 5 दोनों होते, यहाँ पर 11 है, ये अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 है, ये भी कटने वाला, ऊपर नीचे नहीं है, ये भी अशांत हो जाएगा। ये 7 है, इसके हर में 7 है, तो ये भी अशांत हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी बचता है, तो सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है 4.1/8, तो इसको 4 अठे 32 से 33/8 हो जाता है, 33 का तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, और इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो इसलिए ये शांत हो जाएगा। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, ये क्या है, शांत है। अब नंबर क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तब आप देख सकते हैं 25 है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में 7/25 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 और 5 गुना 5, तो ये तो शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 21/20 है, 20, तो क्या हो जाएगा 20 का 21 का 21 से रह जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखते हैं डी नंबर, डी नंबर 37/100 है, 37/100 है, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, यानी 2 और 5 सिर्फ है, तो ये भी शांत हो जाएगा। तब एक ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन बचा, ए में कितना है 7/30, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 तिया 6 पंचे 30, ये ही अशांत होगा, क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा एक अन्य संख्या यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए ये कौन सा संख्या है, अशांत परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर 8 11 8 9 11 15 है, तो हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, तो 8 8 है,
8 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, तो इसके 4 गुणनखंड हैं। अब है 9, 9 का होता है 1 3 9, इसके भी 3 गुणनखंड हैं। 11 का गुणनखंड होता है 1 11, इसके 2 गुणनखंड हैं। और यही क्या है, अभाज्य संख्या है। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके 3 गुणनखंड है। तब देखिए यहाँ पर इसके 4 गुणनखंड है, इसके 3 गुणनखंड है, और इसका जो है 2 ही गुणनखंड है, 1 और 11 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है। इसका 3 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्या भाज्य संख्या है। तो ये था हमारा 23 नंबर। अब है 24 नंबर। 24 नंबर में क्या है, 455 और 42 का एचसीएफ। 455 और 42, 455, 455 और कितना है 42, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 455 5 से भाग लगा देते हैं, 5 नंबर 45, 5 का 13 सत्ते 91, यानी कितना होता है 5 गुना 7 गुना 13। और इसका करते हैं तो 2 42 का 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो ये मोसो निकालने के लिए कहता था, तो मोसो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी है, इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है 7 है। 455 और 42 का एचसीएफ क्या होगा, तो 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर 24। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी बराबर डिक्की जोड़ आर, 0 लेस इक्वल आर लेस देन डी, आर बराबर 0 हो तो एचसीएफ का मान होगा। चलिए इस तरह का हिसाब एक पीछे पढ़ा चुके हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, सी बराबर डिक्की जोड़ आर। देखिए यहाँ पर जो है ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाजक, ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है। तो इसके पहले भी एक हिसाब ए बराबर BQ जोड़ आर पर बना चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, जब एक लगातार भाग यानी कि दिया जाता है और जो शेष बचता है फिर उससे भाग दिया जाता है, तो तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाता है। और जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो संख्या भाग देता है और शेषफल को 0 कर देता है वही अभिष्ट भाजक जो है मोसो कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए भाजक के स्थान पर कौन है, तो डी है। तो इसीलिए मोसो जो होगा इसका क्या होगा, मोसो होगा, इसका डी होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक हिसाब को हम इस पर आधारित बना के आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या 8 है और एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या को हम ले लेते हैं 15। 8 और 15 को ले लेते हैं। तो अब देखिए हम इसका मोसो कैसे निकालते हैं, तो 8 से हम 15 में भाग देंगे, 8 से 15 में भाग देते हैं, 8 का 8 बच जाता है 7। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 15 बराबर 8 गुना 1 जोड़ 7 लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसी तरह सवाल को बनाया जाता है। अब जो है फिर जो है हम क्या करेंगे, 8 में भागा लगाएंगे, किससे, 7 से। तो 8 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 का 7 से जब हम 8 में भाग लगाएंगे 7 का 7, शेषफल हमारे पास क्या बचेगा 1। तो इसको हम लिखेंगे 7 गुना 1 जोड़ 1। अब जो है हम 1 से भाग लगाएंगे 7 में, तो 7 में हम 1 से भाग लगाएंगे। अब देखिए 1 से भाग लगाएंगे 7 में तो 1 7 7 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी कि 7 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 7 जोड़ 0, यानी शेषफल इसका क्या हो जाएगा 0। अब जरा सा यहाँ पर देखिए कि हम 8 से भी भाग दिए, ये भाजक है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हम 8 से भाग दिए 0 नहीं हुआ, 7 से भाग दिए 0 नहीं हुआ, लेकिन 1 से, यहाँ पर देखिए 7 से भाग दिए, यहाँ पर देखिए 8 से भाग दिए, यहाँ पर 8 से पहले भाग दिए, यहाँ 7 से भाग दिए, यहाँ पर 1 से भाग दिए। तो किस संख्या से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट गया, तो 1 से, यानी शेषफल 0 हो गया। तो यही जो है मोसो हो जाएगा, यानी कि 15 और
8 का मौसो हमारा कितना होता है 1 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। सी को यहाँ पर भाज्य लिख दिया, डी को भाजक लिख दिया, क्यू को भागफल लिख दिया, आर को शेषफल लिख दिया। और ये क्वेश्चन लिखा है कि आर का मान 0 होता है। आर का मान जब 0 होता है तब जो है इसका मौसो क्या होगा तो डी होगा। यहाँ पर भाजक, इसके स्थान पर कुछ भी कोई भी संख्या लिख सकता है, कोई भी अदर संख्या लिख सकता है। जैसे सी बराबर लिखेगा एम क्यू जोड़ आर, तो यहाँ पर m जो है वही भाजक है और यही जो है HCF होगा। तो HCF बराबर यहाँ पर m हो जाएगा। यानी सिर्फ हमें यहाँ पर देखना है कि भाजक के स्थान पर कौन संख्या वही HCF होगा। तो दोस्तों ये था हमारा 25 का 25 क्वेश्चन। इसमें से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, डी होगा। तो 25 का 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बाय कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने सॉल्व किया। अब आप इसको अच्छी तरह से देखें और तैयारी में अभी से अगले यानी 2023 के एग्ज़ाम के लिए भिड़ जाएं, तैयारी जोरों पर करें। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, कमेंट में हमको बताएं कैसा लगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा नहीं लगता है तो कदापि सब्सक्राइब और लाइक ना करें। बस आज इतना ही।